for all those who missed the session, I will share the recorded link on the group. This is just for today. From tomorrow, I will look for a better alternative in which we can accommodate 250 persons. So yes, what I was telling that आप एक कॉपी ले लीजिए और उसमें जॉट डाउन करिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हर चीज़ पीपीटी में मेंशन नहीं है. There are certain things which is not mentioned in the PPT. And आप उसको, जैसे कि मैं अभी एक डेफिनेशन पे आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या नोट डाउन करना है, क्या नहीं करना है. चैट बॉक्स खुला है, किसी को भी कोई डाउट है आप चैट बॉक्स में मुझे चैट कर सकते हैं, आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं. आई विल क्लियर दैट डाउट. अगर टॉपिक से चलते हुए टॉपिक से कोई डाउट है आप चैट बॉक्स पे मैसेज करिए, आई विल क्लियर इट. Yes, so I'm going to start today's session, and believe me, for अरे मतलब डिसेबल हो जाता है, परेशान मत होइए. Okay, so where there is will, there is a way. No issues. Yeah, so I'm going to start today's session. Today I will be covering that why do we need a constitution. Today I will be covering what is constitution and is constitution alone important, history of constitution certain important, and the formation of constituent assembly. तो आज हम ये 4-5 बातें करेंगे. आज इंट्रोडक्टरी सेशन, आज हम मैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पे बात नहीं करूंगा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अनअवेयर हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, उन्हें अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है. तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़ीरो से शुरू करूँ, या इवन मैंने जैसे आपसे कहा ज़ीरो से भी पहले से शुरू करूँ. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. और इसके लिए मैंने एक कार्टून टाइप का है, एक एग्जांपल है. आप लोगों ने अरेबियन नाइट, एक सीरियल आता था अरेबियन नाइट. in this there was Aladdin and there was a jinn. So the genie was very powerful. Genie can do anything. Even if genie wanted, he can kill Aladdin also. He was so powerful. But what was that because of which genie was following Aladdin? जिनी तो बहुत पावरफुल था, वो कुछ भी कर सकता था, अपने मन की कर सकता था. इवन वो चाहता तो कहता अलादीन तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं. जिनी ये भी इम्पोज कर सकता था, इतना पावरफुल था. बट अलादीन के पास एक चीज थी, एक की था जिससे वो जिनी को कंट्रोल करता था. वो था लैंप. थ्रू दैट लैंप अलादीन यूज्ड टू कंट्रोल जिनी. मतलब तुम कितने भी पावरफुल हो, बट क्योंकि अलादीन के पास लैंप था जिससे वो कंट्रोल करके रखता था जिनी को. जिनी कुछ भी गड़बड़ नहीं कर पाता था उस कारण से. सो in the present scenario of this country, we the citizens are Aladdin. We are Aladdin. Why I am saying so? Because if you see to the government is very powerful. He is omnipotent. Means he has so much of power. He can do anything. He can take away of your life also under Article 21. अगर आपको अभी कोई बात समझ नहीं आती है, मैं Article 21 या कोई आर्टिकल का नाम लेता हूँ, तो टेंशन मत लीजिए, हम सबको आराम से एक एक 1 by 1 डिस्कस करेंगे. पूरा डिटेल टाइम टेबल मैंने शेयर किया है, तो आप टेंशन मत लीजिए. तो जो जिनी है वो बहुत पावरफुल है, और अलादीन जो है वो तो एक नॉर्मल आदमी है, बट फिर भी उसने वो जिनी को अपने हिसाब से यूज करता है. तो ये सिनेरियो हमारे कंट्री का है. हमारे कंट्री में वी द सिटीजंस आर अलादीन एंड जिनी इज द गवर्नमेंट. because you know government has lot of powers. They have police forces, they have armed forces, they can do anything, they can kill you. But what is that through which we are regulating the government? That is the constitution. That is the importance of the constitution. In that case it was lamp for Aladdin. In this case we have constitution. So this was a small example through which I wanted to tell you that what is the importance of why do we need a constitution. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम पूरे गवर्नमेंट के पावर्स को, फंक्शन को रेगुलेट करके रखते हैं. क्योंकि सपोज इफ यू हैव अ लायन, आपने एक लायन आपका पेट है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? दोनों ही बात है, क्योंकि अगर आपके पास एक लायन है तो दिस विल गिव यू अ सेंस ऑफ प्राइड, बट एट द सेम टाइम it can prove to be a threat to you also. So you need to regulate that lion. In order to regulate this government, we have the constitution. Now I am moving further. Definition of constitution. This is very important. Please pay your 100% attention to this. अब आप एक कॉपी पेन निकाल लीजिए. मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की. सिर्फ ये डेफिनेशन को ही मैं अच्छे से
डिफाइन करने में 5-7 मिनट लूंगा और आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इट विल कवर ऑल द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It says that constitution is the fundamental and organic law of the nation that establish the conception, character and organization of the government of the nation and establishes extent of power of government and the manner in which they can use the power. अब यहाँ पे इसमें फंडामेंटल, ऑर्गेनिक, कंसेप्शन, कैरेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं, क्या मतलब है इसका? सो फॉर दैट मैं आपको वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझाना चाहता हूँ इस डेफिनेशन का, क्योंकि ये बहुत ही इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसका अपने आप में बहुत सारा मतलब है. तो what does this means that constitution is the fundamental? सबसे पहले fundamental की बात करते हैं. By the word fundamental I means that it is the very basic law of this country. You know, constitution is also called mother law because every law which is in force in country has to be consistent with the constitution. कोई भी ऐसा law जो constitution के खिलाफ है या constitution के spirit में काम नहीं करता, that is void, that can't live in this country. So constitution is the very fundamental law. Fundamental से मतलब हुआ basic law, mother law, सबसे important, most supreme law. Now what is this organic law means? Organic word का मतलब क्या है? Organic means something related to life. जिसमें कुछ life हो वही organic होता है. Organism word भी organic से ही आया है. So and what is the most important feature of living creatures? In my opinion, it's change. कोई चीज अगर नॉन लिविंग है तो वो चेंज नहीं होती जनरली. जैसे मेरी एक बुक, अगर मैंने उसे टेबल पे रख दिया तो आज से 100 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई अगर उसे परेशान ना करे तो वो बुक उस टेबल पे ही पड़ी होगी. It will not change. But if there is some organism like us, like me and you, so over the period of time we will grow, we will get old, there would be changes in us. तो organic मतलब having life. So the constitution also have life. ये चीजें आप नोट करते रहिए कॉपी पेन लेकर के, क्योंकि फंडामेंटल से क्या मतलब है, बेसिक आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं. ये तो मैं आपसे स्लाइड शेयर कर दूंगा. ऑर्गेनिक से क्या मतलब है, हैविंग लाइफ. अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ हैविंग लाइफ? व्हाट चेंजेस डू कॉन्स्टिट्यूशन हैव? तो आपको पता होगा 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. जो कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में था और जो कॉन्स्टिट्यूशन 2020 में है उसमें जमीन आसमान का फर्क है. बहुत सारी नई चीजें आई हैं, बहुत सारी पुरानी चीजें चली गई हैं, बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है. तो ऑर्गेनिक लॉ से मतलब है इट्स अ लिविंग लॉ. ऐसा डेड नहीं है कि मतलब बना दिया और छोड़ दिया. और जरूरी भी है लिविंग करना, क्योंकि अगर कोई चीज को लंबे टाइम तक चलना है तो उसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट इट्स अ ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन. अब क्या लिख रहा है? दैट एस्टैब्लिशेस द कंसेप्शन, कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट. कंसेप्शन क्या होता है? कंसेप्शन को अगर हम हिंदी में कहें तो किसी चीज की का बीज रखना मैं कह सकता हूँ. मतलब बेस, वेरी बेस ऑफ समथिंग, कि कैसे कोई चीज शुरू होती है, हाउ इज समथिंग ओरिजिनेटेड. तो कंसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट कौन रखता है? कॉन्स्टिट्यूशन रखता है. कंसेप्शन से मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म कैसे होगी, उसका कंसेप्शन कैसे होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. अब आप कहोगे कि कहाँ दिया हुआ है, तो मैं इसका आंसर दूंगा इलेक्शंस. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इलेक्शंस का एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताता है कि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन से गवर्नमेंट चूज करके आएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगी, पार्लियामेंट में जाएगी. तो इट एस्टैब्लिशेस द कंसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट. सेकंड, कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ व्हाट डज द मीन, व्हाट डज द टर्म कैरेक्टर मीन? कि कैरेक्टर मतलब क्या, कि अच्छी गवर्नमेंट, बुरी गवर्नमेंट? नहीं, कैरेक्टर इज नॉट इन दैट सेंस. कैरेक्टर इन द सेंस ऑफ रिपब्लिक होगा, सॉवरेन होगा, डेमोक्रेटिक होगा, कैसा गवर्नमेंट होगा. As you know, our countries have a democratic government, it is a republic government. So these are the characters of the constitution and the character of the government, and it is very well mentioned in the constitution itself. In the preamble it says that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. तो ये जो वर्ड है सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो ये सब क्या है? कैरेक्टर है हमारे गवर्नमेंट का, कि हमारे गवर्नमेंट का क्या कैरेक्टर है. इट इज सॉवरेन, इट इज डेमोक्रेटिक, इट इज रिपब्लिक, इट इज सोशलिस्ट. सो दीज कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी वेल मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है. मतलब कि आपको पता है जुडिशरी एक पार्ट होता है, लेजिस्लेटिव एक पार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव एक पार्ट है. गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट है. गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? ऑन द टॉप यू नो देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर, then there is council of ministers. So there is a design to the government, that is called organization, which is very well mentioned in the constitution of India. It says that there is a particular article 51 which says that there should be the president of India. So we talk about president, this is the design of the government. President is the first person of India. So all these things are mentioned in the constitution. I have used these words in order to include all the aspects of the constitution. So it is fundamental law as well as organic law. Also it establishes the conception, character and organization of the government.
Further, the government of the nation and establish extent of the power of government. It also establishes the extent of power of the government. कि government की extent कितनी है. For example, extent से क्या meaning है? Extent in this particular sense means limit. Limit. What is the limit? क्या आप unlimited power possess करते हो? You know, government can take away your. But in which manner? You know, in Article 21, it is mentioned by the procedure established by law. So there are certain limitations by which government can exercise its power. There is an extent to the power of the government, and that particular extent is described in the constitution itself. So I would like you all to write down the meaning of fundamental organic conception, character, and organization and extent in this definition in a page. Please write down whatever I have explained, because it would be helpful for you in long run. I'm giving you 1 minute time. Kindly jot down this, kindly go through the definition, and I will continue again. Yes. So I would repeat it once again that constitution is the fundamental and organic law. From fundamental, I meant the basic law. From organic, I meant that something which has life. From conception, I meant conception of government, that constitution is that thing which possesses the base for a constitution, base for a government, the character of the government, and the organization of government. Also, it establishes the extent of power of the government. So this was a definition of the constitution. It is not mentioned in constitution anywhere that what is the definition of constitution, but just for your understanding, I have shared this idea that what is a constitution. What is, if we have to define a constitution, so what is a constitution? Also, moving further, constitution is also known as the rule book of the nation or the supreme law of the nation. You know, constitution have a sacred place in this country. Means it is supreme. It is, I have if you can see the last point, constitution is greater than prime minister and president. I think my audio was not clear for a minute. So I was saying that constitution is the rule book of the nation. It is the supreme law of the nation. I have in last point I have mentioned that constitution is greater than prime minister and president also. तो मोदी जी से भी बड़े हैं constitution अगर हिंदी में कहें तो. It is the supreme law. Even if prime minister has to work, he will work in accordance to the constitution. He will not go beyond the provisions mentioned in the constitution. Now, even not just law, customs should also be valid, and it should only when they are consistent with constitution. अगर कोई custom भी है, अगर वो constitution को के बाहर जा रहा है, constitution ने जो scope बताया उसके बाहर जा रहा है, तो वो आप वैलिड नहीं है, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा. इट विल लूज इट्स वैलिडिटी. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम बुक, सुप्रीम लॉ. इट्स रूल बुक ऑफ नेशन कहते हैं, सुप्रीम लॉ कहते हैं, मदर लॉ कहते हैं. ये अलग अलग शब्द हैं जो मैंने आपके लिए यूज करे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके. तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो हमने डिस्कस करा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. Constitution is the fundamental and organic law of the nation that establishes the conception, character, and organization of the government of the nation, and establishes extent of power of government and the manner in which they can use the power. Basically, सबसे important law है. Organic law है मतलब कि it is subject to change होता रहता है, adapt करता रहता है खुद को. It has a life, it is a living law also. ये भी कहते हैं it is a living law. ऐसा कोई dormant नहीं पड़ा हुआ है. Also, it establishes the conception, character, and organization of the government of the nation, and establishes the extent of power of the government and the manner in which they can use the power.
They means the government can use the power. Extent in this definition signifies the limitation of the power of the government. For example, if there is election, then it is the limitation of the government that they should not interrupt in the procedure of election. There should be free and fair election. So it is a limitation on the government, na. So it is also mentioned in the constitution. So things are mentioned in the constitution कि आप ये गवर्नमेंट की क्या एक्सटेंट है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगा, गवर्नमेंट का कैरेक्टर क्या होगा, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में वेरी वेल मेंशन्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती हैं। अब ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सफिशिएंट है? क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन बना देने से एक अच्छा वेलफेयर स्टेट बन जाता है, एक अच्छी दुनिया बन सकती है सिर्फ मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दिया? तो क्या ये काफी है? इसका आंसर है नहीं। बिकॉज वी हैव एन एग्जांपल ऑफ लिबिया. In Libya, you know, Gaddafi was the ruler. So Gaddafi also made a constitution for himself, and that was known as Green Book. So there was a constitution in Libya also, but was the वहाँ के लोग क्या वेलफेयर पा रहे थे? क्या वहाँ के लोग एक अच्छी एक आइडियल सोसाइटी में रह रहे थे? आंसर तो इसका नेगेटिव में है कि ऐसा कुछ नहीं है. इवन लिबिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, इवन पाकिस्तान एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट वहाँ भी ब्लेसमी लॉ है और बहुत तरीके की चीजें हैं. तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सफिशिएंट. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें मेंशन है, अगर आप चाहते हैं कि वो चीज ग्राउंड लेवल पे वर्क करे और गवर्नमेंट की जो एक्सटेंट है वो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड ना हो, सिटीजन्स की वेलफेयर की बात हो सके, तो इसके लिए 3-4 चीजें और बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं सोचा कि आपसे शेयर करूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड बाय पीपल. दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर सपोज कर लीजिए कि मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता आज और मैं खुद के लिए मैंने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपने आप को बहुत ज्यादा पावर्स एंड प्रिविलेजेस दूंगा. मैं क्यों सिटीजन्स को ज्यादा राइट दूंगा? क्यों मैं किसी को चेक करने का मौका दूंगा? आई वुड मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई मैं जो चाहूँ उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, मैं जैसे चाहे पैसे खर्च कर सकता हूँ, मेरे पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता, कोई मेरे पे इंक्वायरी नहीं बैठ सकती. इस तरीके का आई विल मेक अ लॉ. बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक अ लॉ, आई विल ऑब्वियसली फेवर माई सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर लॉ. So it is very much required that the constitution should be made by the people. And in case of India, it is made by the people, because when we will deal with preamble, it reads that we the people of India. It starts from this only. And the constituent assembly comprises of people all across the country. They were representative from all across the countries. So सबसे पहली जो जरूरत है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों के द्वारा बनाई गई हो. कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप कोई पर्टिकुलर आदमी, कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपने खुद के विल के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन सफिशिएंट नहीं है. उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू फेवर हिमसेल्फ. उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जुडिशरी शुड बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चलिए किसी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया. वी द पीपल हैव क्रिएटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव गिवन लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. बट वो करेगा कौन? हु इज द पर्सन टू डू द चेक एंड बैलेंस थिंग? If the constitution is made by the people, there should be someone to look after the executive, to look after the government की government function कैसे कर रही है, क्या government अपने powers का misuse कर रही है या गलत तरीके से power use कर रही है, corruption कर रही है, कुछ भी कर रही है. तो उसके लिए क्या है? Independent judiciary होना चाहिए, because that will give a check to the government. Then there should be a constructive opposition. एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होना चाहिए जो गवर्नमेंट की उन नीतियों को, उन पॉलिसीज को जो कि पब्लिक के लिए गुड नहीं है, पब्लिक वेलफेयर में नहीं है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सके इन पब्लिक डोमेन, इन हाउस, एवरीवेयर दे कैन कॉन्ट्राडिक्ट, दे कैन अपोज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक. इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया. एक्चुअली इंडिपेंडेंट मीडिया था जब मैं रिसर्च कर रहा था, बट मैंने इसमें रिस्पॉन्सिबल वर्ड यूज ऐड कर लिया, क्योंकि इंडिपेंडेंट मीडिया तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल थोड़ी कम है, ये आपको पता है. So there should be independent as well as responsible media in order to have the practical application of the constitution in the country. And at lastly there should be a civil society. Civil society से मतलब है कि जो हम citizens हैं वो active हों, वो proactive हों. They should take part in the proceedings. अब मैं आपको बताऊं, EIA अभी एक आ रहा था, environment को लेके एक notification है, गवर्नमेंट ने अभी उस पर सजेशन मांगा है गवर्नमेंट ने पब्लिक से. इट इज रिगार्डिंग कि पहले क्या होता था कि जो माइंस वगैरह हैं उसको चेक करने के लिए कमेटी बनती थी. जब भी आप एक पावर प्लांट वगैरह स्टैब्लिश करते तो एक कमेटी होती है, वो पूरा रिव्यू करती है कि इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा इस प्लांट के बाद. उसके बाद दे गिव अ क्लियरेंस और ऑफन दे डोंट गिव अ क्लियरेंस. सो दे आर प्लानिंग टू स्क्रैप दैट प्रोविजन इन ऑर्डर टू गेट मोर कंपनीज इन कंट्री. सो इसलिए अभी इन्होंने EIA का
नोटिफिकेशन ऑन किया है। तो इसमें भी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है। इसमें प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, ही हैज आस्क्ड फॉर अमेंडमेंट दैट व्हाट अमेंडमेंट कैन बी डन, यू कैन मेल पर्टिकुलरली दैट अमेंडमेंट टू हिम। सो सिविल सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ब्रिटेन देखते हैं, आप अमेरिका देखते हैं और फिर कहते हैं वाओ कितनी अच्छी कंट्रीज है, कितने अच्छे राइट से राइट अच्छे तरीके से यूज कर पाते हैं। बट इसका रीजन है हमारे यहाँ तो आई एम सॉरी टू से, बट अगर आप रेसिज्म की बात करें तो कितना रेसिज्म है हिसाब ही नहीं है। इस पे तो रेसिज्म तो क्राइम भी नहीं है। आई वॉज हियरिंग सम स्टैंड अप कॉमेडी एंड उसने कहा कि उसमें मैं सुन रहा था कि किसी ने कहा कि अगर अब मैं पुलिस स्टेशन जाके कहूँ कि सर किसी ने मुझे काला बोल दिया, तो पुलिस वाला पहले मुझे 4 थप्पड़ मारेगा और कहेगा तू काला है तो काला ही बोलूंगा ना। मतलब इसको तो हम ऐसा क्राइम लेते भी नहीं है, मतलब किसी को अटेंशन ही नहीं देते। ठीक है रेसिज्म क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पुलिस वाले कहेंगे वी हैव हंड्रेड्स ऑफ केस टू डील विद। सो सिविल सोसाइटी इज नॉट दैट मच आई वुड से एक्टिव इन दिस कंट्री, क्योंकि अगर कहीं वायलेशन हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो वन शुड स्पीक ऑफ इट। Aditi is asking what is custom. Aditi, I will come to this part of custom also in further slides, that why did I say that laws and custom should, whichever law and custom is in violation of the constitution will not prevail. I will come to that. So इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये सारी चीजें जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सस्टेन करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें मेंशन्ड है, पब्लिक वेलफेयर अगर आप चाहिए, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। अब आप खुद से सोचिए एक बार कि इन जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, इसमें कंट्री में क्या क्या चीजें, अभी हम पर्टिकुलर कंट्री की बात करें तो है, सिविल सोसाइटी कितनी एक्टिव है, पब्लिक कितने एक्टिव है, ये आपको पता है। सुशांत की डेथ हुई, पूरा मीडिया आउटरीच हो गया, पूरा सोशल मीडिया पे ये सब हो गया, लेकिन इतना इनजस्टिस जब कंट्री में होता है तब लोग इतना ज्यादा वो एक्टिव नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया का आपको सिचुएशन पता है कि मीडिया कितनी इंडिपेंडेंट है, कितनी रिस्पॉन्सिबल है। ऑपोजिशन कितना कंस्ट्रक्टिव है ये भी आपको पता है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो अब आप सोचिए कि इन चीजों के कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना हम पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज कि हम ये पढ़ रहे हैं, और ये हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है कि हम फर्दर जो पब्लिक है उनको इनकरेज करें, सिविल सोसाइटी को इनकरेज करें। हम मीडिया में जो भी मीडिया पर्सन है उनको भी रिस्पॉन्सिबल मीडिया होना कितना जरूरी है ये बताएं। तो इट गिव्स अपॉन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस टू। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकली फंक्शन करे, तो ये 5 चीजें आप किसी कंट्री के बारे में उठा के देखिए। अब आप पढ़िए अमेरिका में मीडिया कितना इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल है, ट्रम्प को कितनी खुल के दे क्रिटिसाइज, और हमारे यहाँ आप देख लीजिए कुछ नहीं चलता। आए दिन या तो ब्रांडिंग हो जाती है, किसी को लेफ्टिस्ट, किसी को अर्बन नक्सल, कुछ किसी को एंटी नेशनल, कुछ कुछ ब्रांडिंग हो जाती है। या फिर आपने न्यूज रिपोर्ट देख रहे होंगे, एनडीटीवी की एक एडिटर थी, उन्होंने वो कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो ऐसी चीजें हमारी कंट्री में होती आ रही है। तो these are 5 points which are very much required in order to make the constitution practical and working in this country. Further, I will. Yes, someone has said that any reporter can ask any question from Trump in press conference. Yes, and in our country, you know how many press conferences did our honorable prime minister had. So these are the things which we need to ponder. Moving further. Now, as I said that inconsistent law and custom will not survive in this country. What does I meant by saying that inconsistent law and custom would not survive? I would take 2 examples, one for the law and one for the custom. Aditi said, "What is a custom?" Aditi, a custom is something which has been which is followed by the people from a long period of time, maybe due to some religious beliefs, but it is not confined to the religious belief. But जनरली जो चीजें बहुत टाइम से लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वो एक कस्टम बन जाता है। कस्टम वर्ड अपने आप में ही एविडेंट है। तो जो भी लॉज, इवन कोई कस्टम है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के डेरोगेटरी में है, कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में है, तो हम कहते हैं कि सर ये जो लॉ है ये सर्वाइव नहीं करेगा। अब मैं एक लॉ और एक कस्टम का एग्जांपल लूंगा जिसको हमने स्ट्रक डाउन कर दिया, हमने वॉइड डिक्लेयर कर दिया, हमने कहा इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में काम नहीं कर रहा। आप डकलिंग जानते हैं, मतलब जो बत्तख होता है, तो बत्तख जैसे पानी में चलता है तो बत्तख के बच्चे भी पीछे पीछे ऐसे ही पानी में चलते हैं। इट्स लाइक दैट ओनली। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे चलेगा, all these law will go within the path shown by the constitution. That is why I have immense respect for the constitution. So I would be taking 2 examples and telling you that how does in recent past only things were
banned because things were struck down because it was in the violation of the constitution. First of all, section 66A of income tax act. I would be talking about a small example. क्या हुआ, शिवसेना के एक बहुत बड़े लीडर थे बाल ठाकरे जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा. So he expired on a certain day. So on the next day the Shiv Sena called with band in Maharashtra. Band समझते हैं आप लोग? Band means they will stop everything. They will not allow you to move vehicles. आपको हॉस्पिटल जाना है, they don't give a shit. आपको जाने ही नहीं देंगे. एम्बुलेंस है, कुछ भी है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता. They will stop you. तो बंद डिक्लेयर हो गया था महाराष्ट्र में. तो there was a girl who posted on Facebook that this band is very bad, this is not good. And there was another girl who liked that post. इन दो लड़कियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया अंडर द सेक्शन 66A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. नो व्हाट वाज दैट सेक्शन 66A? सेक्शन 66A सेज कि कोई भी ऑफेंसिव मैसेज अगर आप ऑनलाइन किसी को भेजते हैं तो जो है गवर्नमेंट आपको अरेस्ट कर सकती है, आपके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है. अब इसमें दिक्कत क्या थी ऑफेंसिव मैसेज में? आई विल टेक एन एग्जांपल. सपोज समवन मैसेजेस यू, आई लाइक यू. नाउ इज इट एन ऑफेंसिव मैसेज? Some people may say that it depends on the person, but I will say it depends on the mood of the person. कुछ चीजें बहुत आर्बिट्रेरी हो जाती हैं. आर्बिट्रेरी एक कॉन्सेप्ट होता है आर्बिट्रेरीनेस का, स्वेच्छा अनुसार हिंदी में कहें, मतलब आपकी इच्छा है, अभी मेरी मर्जी है तो मैं इसको ऑफेंसिव बोल दूं, अभी मेरी मर्जी है तो मैं इसको ऑफेंसिव ना बोलूं. तो कोई चीज किसी को ऑफेंसिव लग भी सकती है, किसी को नहीं भी लग सकती है. और वही सेम चीज उसी पर्टिकुलर आदमी को एक टाइम पे ऑफेंसिव लग सकती है और किसी दूसरे टाइम पे ऑफेंसिव ना लगे, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ द पर्सन. So this was the issue of the section 66A. So Supreme Court say it is arbitrary. The government can't function in this manner. It is in the violation of the constitution. Constitution कहता है बहुत reasonably, बहुत just way में गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी अपने एक्शंस. आर्बिट्ररी नहीं कर सकती कि आपकी जो मर्जी आई जब मर्जी आए तो वैसे आपने परफॉर्म कर दिया फंक्शन. इसीलिए सेक्शन 66A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वाज स्ट्रक डाउन in Shreya Singhal versus Union of India. This was the fact of the Shreya Singhal case. So 2 girls from Maharashtra was arrested in this manner. So this was a inconsistent law which was struck down because it was inconsistent with the Constitution of India. Now I am going to deal with an inconsistent custom also. So in Information Technology Act था. अब child marriage की बात करते हैं. Child marriage आपको पता है banned है. Child marriage is prohibited in the country. Why? Child marriage also contradicts the provision of the constitution. सपोज करिए कोई 14 साल की 12 साल की लड़की है, उसकी शादी हो जाए 40 साल के पुरुष के साथ, चाहिए एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? In constitution there is the provisions of regarding safeguarding the rights of the children. There are provision कि आप children को exploit नहीं कर सकते. So child marriage is a kind of exploitation of the children. That is why child marriage is also prohibited, because it was derogatory with the constitution. It was inconsistent with the provisions of the constitution. So basically from all this example definition, I wanted to give one particular message to you, that constitution is supreme. It is the most basic and fundamental law of the land. Anything which contradicts it, which is not in the which is not in the spirit of the constitution, अच्छे शब्दों में कहें, so it will not. Someone asked, is mob lynching a custom? I will not comment on this. So which, Anita, the case was Shreya Singhal versus Union of India. The IT Act means Information and Technology Act. If I by mistake said in Income Tax Act, I am sorry, it is Information and Technology Act, section 66A of Information and Technology Act. Okay, so child marriage was also banned because it was a custom. There was also a custom of Santhara. It is particularly performed in the Jain Dharma. The custom says that after reaching a particular age in life, people give up eating and drinking. They don't eat food and they don't drink water. And ultimately, after a few days, the people die. That particular person who is performing the Santhara dies. तो ये कोर्ट के सामने आया कि सर ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट टू लाइफ है. अब अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आ रहे हैं अभी, राइट टू लाइफ और ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप घबराइए मत. अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा और मैं हर चीज को धीरे धीरे डील करूंगा. बट अभी फिलहाल मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का आपको लेकर के. अब देखिए हाउ किसी ने पूछा ये इनकंसिस्टेंट कैसे है, मैं फिर से बताता हूँ. आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. जिसे समझ ना आए वो टेंशन ना ले, आर्टिकल 21 पे हम पर्टिकुलरली भी बात करेंगे. बट अभी मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी के द्वारा चैट बॉक्स पे कि सर 66A जो आप बात कर रहे हैं जिसमें ऑफेंसिव मैसेज था और गवर्नमेंट अपने इच्छा पे अरेस्ट कर ले रही थी, वो कैसे आर्बिट्रेरी था, वो कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? सो द आंसर इज
कि आर्टिकल 21 सेज कि आप किसी की राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू ले सकते हो। किसी की लाइफ अगर गवर्नमेंट को लेनी है या किसी की लिबर्टी छीन ली है, जैसे कि अगर आपको जेल में दे रहे हैं, अगर आप प्रिजन कर दे रहे हो, यू आर सेंट बिहाइंड बार, सो योर लिबर्टी इज कर्टेल्ड, नाउ यू कांट मूव फ्रीली। तो देयर शुड बी अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया प्रोसीजर होना चाहिए जिससे आपका हम लिबर्टी ले सकते हैं ना। लॉ के द्वारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया का मतलब ये है कि जैसे आप कोई क्राइम कमिट करते हैं तो एक प्रोसीजर होना चाहिए कि आपके खिलाफ एक एफआईआर होगी, फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी, फिर ट्रायल चलेगा, इफ मजिस्ट्रेट विल फाउंड यू गिल्टी, उसके बाद आप जेल जाओगे। तो दिस इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो इन मेनका गांधी केस इट वाज सेड, ये मैं आराम से समझाऊंगा बाद में, बट अभी के लिए इस पर्टिकुलर केस के लिए कह रहा हूँ कि कोई भी लॉ अगर एक वेडनेसबरी प्रिंसिपल भी होता है कि जो भी अनरीजनेबल चीजें प्रिवेल नहीं कर सकती। कोई भी लॉ जो है वो अगर अनजस्ट है, अगर अनरीजनेबल है, तो वो प्रिवेल नहीं कर सकती, कंट्री में रह ही नहीं सकती। आर्बिट्ररी लॉ है, वो नहीं रह सकती। अब आर्बिट्ररी लॉ था, जैसे ये पर्टिकुलर लॉ आर्बिट्ररी था। आर्बिट्ररी का मतलब है कि स्वेच्छा अनुसार होना। अगर आप आर्बिट्ररी वर्ड गूगल करेंगे, मतलब कि एक ही केस में आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, किसी को नहीं कर रहे हो, ये आपकी मर्जी पे। जो मैंने ऑफेंसिव मैसेज पर्टिकुलर की बात करी, कि ऑफेंसिव मैसेज क्या है, किसी को कोई मैसेज ऑफेंसिव लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के मूड पे डिपेंड करता है। इवन वही मैसेज आप सुबह को भेजो तो समवन इज ओके विथ इट, but in evening he might get angry and he might feel offended by the particular message. So it is what it was a kind of a arbitrary section of that particular act. That is why it was curtailed by the Supreme Court of India in Shreya Singhal versus Union of India. And about child marriage was also banned because it exploited the children, and in constitution there is provisions relating to children. We have right to education in 21A, and we have various provisions that children beyond the age of 14 can't work in mines, and and even there are DPSPs. तो ये सब चीजें मेंशन्ड है। तो उसके जब भी आप, तो मिला जुला के मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हो, जब भी आप कोई ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कस्टम प्रैक्टिस करते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उस केस में गवर्नमेंट उसको स्ट्रक डाउन कर देगा। फर्दर, now this is a very good question, who came first, the egg or the hen? This is a very old age question कि पहले एग आया या hen आया। अब मैं आपसे, आई एम पर्टिकुलरली इंसिस्टिंग ऑन द फैक्ट दैट everything which should prevail in India should be inconsistent with constitution. मैंने तो ये कहा, I said that constitution is the mother law, so it means that constitution being the mother law must have came before the other laws, na? Then only it can be the mother law. Like Income Tax Act came in 1961, Representation of the People Act came 1951, Information Technology Act came in 2000. तो ये जो लॉज है, ये दे आर द चिल्ड्रन लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई सेड कॉन्स्टिट्यूशन द मदर लॉ, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आए और इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने वैलिडिटी दी है, कॉन्स्टिट्यूशन से वैलिडेटेड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट से चलते हैं, इसीलिए कहते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर लॉ। बट यू सी देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड इट इज इन 1860। अब आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बना और आईपीसी 1860 में बन गया, तो ये कैसे मदर लॉ हुआ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका एक बहुत आसान सा एग्जांपल है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बायोलॉजिकल होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो एडॉप्टेड होते हैं, who are not biological child. So IPC is, we can say, kind of adopted children of constitution because IPC was the law drafted by the Britishers. 1860 में ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने ये लॉ बनाया। लॉर्ड मैकॉले ड्राफ्टेड द इंडियन पीनल कोड। सो लेकिन आईपीसी को वैलिडिटी दी कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया आईपीसी को, तभी आईपीसी जो है वो अभी हमारे कंट्री में प्रिवेल कर रहा है। if it was in any case contradiction with the constitution, if it was not validated by the constitution, if it was not accepted by the constitution, then IPC would not have been functional in the country. So what I meant to say that constitution is the mother law, and all other laws are either its children or its adopted children, we can say. So in a particular, in the language of law, I want to say that every law gets its validity from the constitution. I'm talking about the validity which constitution give to all the acts and all the laws. If something is not validated by the constitution, it will not prevail, it would be struck down. कोई भी ऐसा लॉ अगर आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के डेरोगेटरी है, इनकंसिस्टेंट है, तो आप जाके उसके खिलाफ पीआईएल ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। there will be a discussion and if found the particular act would be held as void. तो ये एग और हेन का एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया। मैं थोड़ा बहुत ऐसे एग्जांपल लाने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एंगेज रख सकूं।
So, Government of India Act 1935. Someone is asking what about? So, Government of India Act came before. It was Britishers Act. It was not. It was not drafted by the people of India. Now you see, अगर आप अभी मैं आगे चल के पढ़ूंगा 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे 1935 के भी. किसी ने मेरे से क्वेरी करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में. तो आप लोग पेशेंट रहिए, मैं हर चीज को डील करूंगा, इम्पेशेंट मत होइए. धीरे धीरे मैं शुरू करना चाहता हूँ. मैं एकदम से आई डोंट वांट टू जंप ऑन समथिंग so that there are people who are new, who are novice, they can also learn. So constitution is the mother law. Every other law which prevails in India should be in the consistent with the constitution, should be valid, should get validity from the constitution, otherwise it will not prevail in the country. Moreover, now I will talk कि ये constitution और ये power ये सब शुरू कहाँ से हुई कहानी. कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है, पावर कैसे मिलती है, ये सब इंडिया की. अब मैं थोड़ा बैक से शुरू करता हूँ क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन आपसे शेयर कर दी. मैंने उसका इंपॉर्टेंट फीचर बता दिया कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है. मैंने बता दिया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप चाहते हैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करे तो क्या होना चाहिए. जो मैंने आपसे 5 रिक्वायरमेंट की बात करी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिविल सोसाइटी, इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया. फिर हमने बात करी कि हर लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से अपना कंसिस्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, अदरवाइज इट विल नॉट प्रिवेल इन द कंट्री. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ एक्वायरिंग पावर. ब्रिटिशर्स कैसे पावर एक्वायर किया, मतलब ऐसा क्या प्रोसेस था जिस कारण से दे स्टार्टेड टू रूल ओवर अस. सो बैक इन 1600 ईस्ट इंडिया कंट्री केम टू इंडिया एंड इट स्टार्टेड ट्रेडिंग. क्वीन एलिजाबेथ गेव अ क्वीन एलिजाबेथ को एक एक्सक्लूसिव राइट मिला ट्रेड करने का. आप एक्सक्लूसिवली ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ इन 1600. तो 1600 में तो वो एज ए ट्रेडर आए, एज ए कंपनी थी जो चलती थी. बट व्हाट हैपेंड इन 1764 दैट देयर वाज अ बैटल ऑफ बक्सर. मैं लॉ में नहीं जा रहा हूँ, बहुत हल्का सा मैं टच कर रहा हूँ बैटल ऑफ बक्सर को, जिसमें शाह आलम और अवध के जो नवाब थे उन्होंने बैटल लड़ी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे और ऑब्वियसली हम लोग हार गए थे. दैट इज व्हाई दे रूल्ड ऑन अस. तो मतलब शाह आलम वाज सो मच वीक रूलर कि कहते हैं सुल्तानत ए शाह आलम अज दिल्ली तब पालम. मतलब पालम इज अ प्लेस इन दिल्ली इटसेल्फ. दिल्ली में ही पालम एक जगह है. तो कहते थे कि शाह आलम की जो सल्तनत इतनी बड़ी है जो दिल्ली से लेके पालम तक है, जबकि पालम भी दिल्ली में ही है. तो मतलब शाह आलम इतना वीक रूलर था कि उसके लिए ये फ्रेज यूज किया जाता था, सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली तब पालम. सो दैट इज व्हाई ही लॉस्ट. ब्रिटिशर्स वर कंपैरेटिवली मोर पावरफुल. तो बैटल ऑफ बक्सर हम हार गए. हारने के बाद शाह आलम जो मुगल रूलर था उसने दिया दीवानी राइट. दिस इज द पर्टिकुलर थिंग बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट द हिस्ट्री. दीवानी राइट ही होता है जिससे आप एक तो राइट ओवर रेवेन्यू कि मतलब टैक्स जो आपको मिलता है, जो गवर्नमेंट को टैक्स हम देते हैं, वो राइट जो गवर्नमेंट के पास है, वो चीज शाह आलम के पास थी. पहले किंग को मिलता था टैक्स, फिर किंग ने वो राइट दे दिया ब्रिटिशर्स को, दीवानी. सो that right over revenue were given to the Britishers as well as civil justice की मतलब लॉ एंड ऑर्डर की भी पावर जो है वो दे दी गई. किनको दे दी गई? ब्रिटिशर्स को. किसने दी? शाह आलम ने. किसके बाद दी? आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764. तो इससे शुरू हुआ, फिर यहाँ से शुरू हो गया 1764 से ब्रिटिशर का अपना कैरियर एज अ पावर, as a territorial power. Then after that they started ruling on us, they started framing different kind of laws and they started regulating us. तो ये स्टोरी थी. जो दीवानी राइट दी गई थी वो शाह आलम के थ्रू दी गई थी ब्रिटिशर्स को. फिर ब्रिटिशर्स हम पे लॉ बनाते गए और हम उनको फॉलो करते गए. फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया. मैं एक्ट्स सब पढ़े हैं, एक्ट्स आप पढ़िएगा. मैं एक्ट्स को डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करना और मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम और डेज हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या कहा गया कि जो अभी कंपनी के पास पावर थी, मैंने आपसे बात करी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में ट्रेड करने, तो इनसे ये हार गए थे बैटल ऑफ बक्सर. तो कंपनी को दीवानी राइट मिल गई थी. कंपनी यूज्ड टू परफॉर्म फंक्शन इन द कंट्री. ही एज अ दीवानी राइट वो रेवेन्यू लेते थे ईस्ट इंडिया कंपनी. 1858 में क्या हुआ था कि ट्रांसफर करना पड़ गया पावर. मैं बताता हूँ. सिपॉय म्यूटनी हुई थी. सिपॉय म्यूटनी कहते हैं, या मंगल पांडे की कहानी आपने सुनी हो. तो रिबेलियन हुआ था, सबसे पहला रिबेलियन हुआ था उस टाइम जब इंडियंस ने रिबेल कर दिया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ. वो उसकी अपनी एक स्टोरी है, वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा. सिपॉय म्यूटनी गूगल करिएगा, चीजें आ जाएंगी. तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज्यादा पावर या तो देनी चाहिए या हमें ही सीधे अब एक्वायर कर लेना चाहिए क्योंकि अब जो है मामला वो गंभीर हो रहा है.
Now situation is getting grave. So the British Crown, they themselves transferred the power to us from East India Company, and they said that now we will rule the country. Now someone was talking about the Government of India Act. So then came the Government of India Act 1935. It was a very lengthy and detailed act. और आपको बताऊं कि 50-60% of the things which are in the constitution is taken by the Government of India Act only. कल जो हम क्लास करेंगे उसमें मैं आराम से, कल से हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन की बातें शुरू होगी, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या फीचर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी कंट्री से ली है. हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लोग थे, किसने क्या ड्राफ्ट किया, ड्राफ्टिंग कमेटी कैसी थी, कितना टाइम लगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कितने पैसे हमने इनकर करे, क्या डेट थी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की, क्यों वो पर्टिकुलर डेट रखा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सील क्या थी, ऐसी बहुत सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे. तो अभी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, और फिर आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. नाउ द पर्टिकुलर थिंग व्हिच आई वांट टू डिस्कस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, क्योंकि इसमें बात करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की गई इस एक्ट में की गई. इस एक्ट में कहा गया कि ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू एंड देयर रूल इन इंडिया and they are going to declare India as independent and sovereign state from August 15, 1947. 15 अगस्त 1947 से भारत को आजादी मिल जाएगी और भारत एक सॉवरेन स्टेट हो जाएगा. सॉवरेन स्टेट मतलब क्या होता है? सॉवरेन स्टेट मतलब होता है कि आप कोई भी एक्शन लेने के लिए आजाद हो. आपको किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे एंटिटी से परमिशन नहीं लेनी. इफ दे वांट टू डू एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग बाय देयर ओन विल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज इंडियन गवर्नमेंट चाहती है, जैसे कल गवर्नमेंट ने 59 या 2-3 दिन पहले 59 चाइनीज ऐप बैन कर दिया, तो इसके लिए गवर्नमेंट को किसी परमिशन नहीं लेनी पड़ी. गवर्नमेंट शुड नॉट हैव टू गो टू एंड आस्क फ्रॉम द चाइना दैट शुड वी बैन योर ऐप इफ यू डोंट फील बैड, हम प्लीज. तो ऐसा कुछ नहीं है. वी आर सॉवरेन, वी कैन डू एनीथिंग. तो सॉवरेन मतलब यही है कि आप कोई एक्शन लेने के से पहले आपको किसी से पूछने की, किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. पहले देयर वर ब्रिटिशर्स, वी हैव टू do everything which were told by the Britishers. We have to comply with their orders. So India became independent and sovereign on 15th August 1947 by this Indian Independence Act 1947. This act also provided for the creation of Pakistan. It provided two independent dominion, one India and one Pakistan, and there was a Redcliffe line जो सर रेडक्लिफ ने खींची थी, और इस पे भी हम प्रीएम्बल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग एक केस है इसके बारे में कि वो लाइन उन्होंने खींच दी. वो कभी एशिया आए नहीं थे सर रेडक्लिफ, उन्होंने ऐसी एक लाइन मैप पे खींच दी, इधर इंडिया इधर पाकिस्तान. तो वो लाइन कुछ लोगों के घर के ऊपर से गुजर गई. मीन्स घर को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. घर के इस कमरे में आप हैं तो आप इंडिया में, घर के उस कमरे में गए तो आप पाकिस्तान में चले गए. इवन देयर वाज सिचुएशन इन विच द फील्ड ऑफ द पीपल एंड द हाउस ऑफ द पीपल केम इन अ डिफरेंट कंट्री. किसी का कोई जमीन है, कोई खेत है, so the farm is in Pakistan and the house is in India. So lot of situation like this came later on. तो उसको भी रिजॉल्व किया गया. अभी आपको पता है 100 बाउंड्री एग्रीमेंट हुई इंडिया बांग्लादेश है. ये हम प्रीएम्बल का जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो इस केस को भी डिस्कस करेंगे. तो बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आप बेयर करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं. और मैं बताऊं, हम सब अभी इग्नोरेंट हैं. हम, आप, मैं, हर कोई, बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिससे हमें पता ही नहीं. क्या, जैसे कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उनको कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी से ही निकाल दिया था. व्हेन शी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट पर्टिकुलर टाइम शी वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द पार्टी. सोचिए, फिर उन्होंने एक नया कांग्रेस बनाया. अगर आप इमेजिन करो, अगर अभी मोदी को बीजेपी कहे कि आपको पार्टी से बाहर करते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन आया था कभी? बट मोस्ट ऑफ अस डोंट नो कि ऐसा कुछ कभी हुआ था. फिर 2 कांग्रेस बनी, और जो अभी कांग्रेस है वो अलग कांग्रेस है. उस टाइम कांग्रेस अलग थी जिन्होंने आज़ादी दिलाई. तो इनकी हम सबकी बात करेंगे, कैसे हम आने वाले क्लासेस में. सॉवरेन की बात कर रहा है कोई, सॉवरेन का आप एक्चुअल डेफिनेशन तो आप गूगल कर लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ. सॉवरेन मीन्स दैट, हिंदी में संप्रभुत्व कहते हैं. सॉवरेन का मतलब होता है कि आप कोई भी एक्शन लेने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट की हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं, कि कोई स्टेट अपना पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है. उसको किसी से सवाल जवाब करने की, किसी से एक्सेप्टेंस लेने की जरूरत नहीं है. वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन ऑर्डर टू टेक आवर एक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आपसे, एक एग्जाम्पल की बात करी. अब बॉर्डर पे डिस्प्यूट हो गया इंडिया पाकिस्तान के, तो अब इंडिया अगर, ऐसा तो नहीं है ब्रिटेन को कॉल करके पूछे कि सर बताइए लड़ाई हो रही है, हम गोली चलाएं कि ना चलाएं. सर या अमेरिका से पूछेगी सर शुड वी गो इन, या यूएन से पूछेगी शुड वी टेक सम एक्शन. नो, वी आर सॉवरेन स्टेट, वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक आवर एक्शन. सो दिस इज कॉल्ड सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी मींस वी आर नॉट इंफीरियर टू समवन इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सॉवरेन है, उनको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. यस, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग. सो दिस इज द सॉवरेनिटी. आई होप योर डाउट इज क्लियर.
नाउ मूविंग फर्दर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अब जो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि इसी एक्ट के अंडर कहा गया कि दोनों देशों में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और कोई भी एक्ट या लॉ जो ब्रिटिशर्स ने लाया था उसे रिपील कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था। इस क्लॉज के कारण कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक असेंबली बनाए, जो कि अभी उस समय पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक ही जगह फंक्शन करती थी। सुबह वो एज असेंबली और शाम को एज अ पार्लियामेंट चलती थी। तो या फिर वाइस वर्सा, इन दोनों में क्या है मैं आपको क्लियर कर दूंगा, शाम को या सुबह को कौन पहले चलता था, जब हम उस पर आएंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एम्पावर किया गया कि सर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बनाइए। आपको पता है कि जब हम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हो रहा था तो स्वराज स्वराज की बातें बहुत हो रही थी। वी वांट आवर ओन स्वराज, सेल्फ रूल की बात हो रही थी। वी वांट टू बी रूल्ड बाय आवर ओन प्रिंसिपल्स, वी वांट टू बी रूल्ड बाय आवर ओन लीडर्स। तो स्वराज की बातें होने लग गई थी। तो इसीलिए कहा गया कि थ्रू दिस एक्ट वी वर गिवन द पावर, इवन पाकिस्तान वाज गिवन द पावर कि आप खुद का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी, और आपके पास ये भी पावर होगा कि पिछला कोई भी एक्ट ब्रिटिशर्स का आप रिपील कर सकते हैं। इवन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी रिपील कर सकते हैं। मान लीजिए कल को अगर गवर्नमेंट का मन करे, मतलब उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इच्छा हो कि सर वी डोंट वांट टू बी फ्री, वी डोंट वांट टू बी इंडिपेंडेंट, वी वांट ब्रिटिशर्स टू रूल अपॉन अस, दैट इज व्हाई वी आर स्क्रैपिंग दिस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने तो डिक्लेयर किया था कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट। तो अगर वो कहते कि अब ये लो हम हटा रहे हैं, वी डोंट वांट इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट, तो इतना पावर दिया था ब्रिटिशर्स ने कि आप कुछ भी कर सकते हो। अब ब्रिटिशर्स, इससे ब्रिटिशर्स की वैल्यू ही खत्म हो गई। आप कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ ब्रिटिशर्स की रिपील कर सकते हो। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ये कंट्री वर्क करेगा। क्योंकि भाई मान लीजिए 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, बट 1949 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो 2 साल किस क्या क्या रूल बुक होगी, किस रूल्स एंड लॉज के अकॉर्डिंग कंट्री वर्क करेगी। तो उसके लिए ब्रिटिशर्स ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विल प्रिवेल। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द गवर्नेंस विल बी डन इन द कंट्री। तो ये बात कही गई जब तक कि आप खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना के इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर लेते। तो ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था कि कैसे अब फिर फर्स्ट कैबिनेट बनाई गई 1947 में। पंडित नेहरू उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर थे। मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, आई हैव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, because when there was the discussion about the partition, so he was a Maulana, you can read from his name only. So he said very well in Constituent Assembly that these Jinnah and Liaquat Ali Khan, they think that they are the representative of Muslim because they were constantly demanding a different separate nation. So he said, I, even being Maulana, I am also the representative of Muslim, and I want to say that we want to remain in this country only. So they were so great leaders. तो ऐसे लोग थे। ये अलग अलग मिनिस्ट्री दी गई है, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये फर्स्ट फ्री इंडिया की कैबिनेट थी 1947 में जो फर्स्ट कैबिनेट बनी। इससे पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट भी थी, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे प्रोविजंस को हम नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। बट मैंने आपको यहाँ तक कहानी ले आई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अथॉरिटी कहाँ से मिली बनने की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? एक असेंबली थी जिसमें कुछ लोग थे जो थ्रू आउट द कंट्री इंडिया से चुन के आए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस, and it was the concept of constituent assembly was given by in Indian Independence Act 1947. And just a fact, just a trivial fact, it was M.N. Roy, Mr. M.N. Roy, who pitched the idea that there should be a constituent assembly. ये कभी कभी यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि किसने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो एम एन रॉय जी थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हम इंडियंस हों और इंडियंस बनाए अपने लॉ। सेल्फ रूल की जो बात होती है, स्वराज की जो बात होती है, that we will create our law and we will work according to it. So this was said in the Indian Independence Act. So the Constituent Assembly gets its validity from Indian Independence Act 1947. और तब तक क्या कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिवेल करेगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपसे बात करी कि गवर्नमेंट कितनी पावरफुल है, और हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिटीजन, शायद अगर गवर्नमेंट हमें एक्सप्लॉइट करने पे आए तो हम कुछ ना कर पाए, लेकिन उसके लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें सेफगार्ड करता है। फिर हमने इसकी डेफिनेशन की बात करी, फिर हमने बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशन अलोन सफिशिएंट नहीं होता है, और भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स की बात करी कि कोई भी लॉ और कस्टम अगर इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से तो वो प्रिवेल नहीं कर सकता।
इसके एक हिस्ट्री में हमने 2-3 एग्जांपल लेके बात करी, चाइल्ड मैरिज की बात करी, इनकम टैक्स एक्ट, सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात करी। फिर हमने बात करी कि ऐसे भी लॉज थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आए थे, बट दे गॉट द वैलिडिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज व्हाई दे आर still continuing in the country. If they didn't had the validity, then they couldn't continue. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको वैलिडिटी दी, क्योंकि कुछ लोग अडॉप्ट भी कर लिए जाते हैं, तो इस तरीके से वैलिडिटी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, मदर लॉ के द्वारा, कि सर आप हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो यू कैन प्रिवेल। फिर हमने ब्रिटिशर्स की बात करी, ब्रिटिशर्स को कैसे पावर मिले, दीवानी राइट्स कैसे मिले। फिर हमने बात करी ब्रिटिशर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को, अच्छा एक इंपॉर्टेंट एक मजेदार फैक्ट है कि आप गूगल करिएगा कि हु ओन ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब हम इंडियंस इतने मजेदार हैं that one of our NRI has bought this in the East India Company. He is the owner of East India Company. You can Google it. I don't remember his name. There's some Arun or something. So हमने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद भी ली। तो हमने बात करी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ट्रेडिंग करने आई, उसके बाद हमने बात करी कि ट्रेड करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद पूरा पावर ले लिया 1858 में। संजीव मेहता नाम है उन पर्सन का, मैंने गूगल कर लिया तब तक। संजीव मेहता इज द पर्सन हु ओन्स दिस गवर्नमेंट, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी। सो फर्दर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया जिसने कहा कि हम ब्रिटिशर्स अब जा रहे हैं इंडिया छोड़ के, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ना यू कैन मेक योर लॉ, you have a constituent assembly, you can draft a constitution and you can repeal any law framed by the Britishers. तो कल से हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्टोरी शुरू करेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें लाई गई, रीजन क्या था किसी प्रोविजन को लाने का, उस पर डिबेट्स होती थी, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में हेल्प करी हमारी, इन सब चीजों पे हम कल से बात करेंगे। संजीव मेहता मेरे पास आंसर भी आने लग गया। सर why did the allowed Indians to rule if they had such a well established rule over India? सिद्धार्थ मेरे से कहते हैं why did Britishers allowed India to rule if they had such a well established rule over India? सिद्धार्थ इसका थोड़ा पॉलिटिकल कारण नहीं है, इसका हिस्टोरिकल रीजन है। वो रीजन ये है कि Britishers won the Second World War, but after the war Winston Churchill lost the election and Attlee became the prime minister of Britain. ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए थे, और जो एटली की गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी आपको बताएं सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी। उनको ये ज्यादा कैपिटलिज्म वाले कॉन्सेप्ट पसंद नहीं था। दैट इज व्हाई दे सेड दैट नाउ वी आर गोइंग टू लीव द कंट्री। आल्सो देयर वर 3 more पॉइंट्स कि अब आपको पता है बहुत ज्यादा रैम्पेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब शुरू हो गया था, ब्रिटिशर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। इवन वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर इंडियंस हेल्प करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में तो वो इंडिपेंडेंस दे देंगे कंट्री को। तो इन सब रीजन के कारण हमें ब्रिटिशर्स छोड़ गए और हमें इंडिपेंडेंस पाए, बहुत लंबी स्ट्रगल थी। तो कल हम बात करेंगे अबाउट दिस। आई थिंक मैं एक आर टाइम को एक्सीड कर रहा हूँ, मैं इस टाइम को एक्सीड नहीं करना चाहता। सो थैंक यू, आई एम एंडिंग दिस सेशन। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद दोज हु वर नॉट एबल टू ज्वाइन दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन।